हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायर नॉलेज हब। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। तो बेसिकली सेमेस्टर 7 के सब्जेक्ट्स जिन भी बच्चों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स लिए है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, और भी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी फर्दर ये वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम ये कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप करने वाले हैं इसके अंदर। पहले इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये देखेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस, देन वेरिएबल्स एंड सब्जेक्ट मैटर क्या है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ क्या हैं और बिजनेस डिसीजंस क्या हैं इसके, बिजनेस पॉलिसी, सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर्स में क्या है, ग्रोथ एंड जीडीपी क्या होता है, और बिजनेस साइकिल्स एंड आउटपुट गैप इसमें देखेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पर आप स्टडी करते हो बिहेवियर की एट अ होल, यानी आप पूरे इकोनॉमी को स्टडी करते हो, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हो। इट फोकसेस ऑन एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका फोकस जनरली किस पर रहता है? नेशनल इनकम पर, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ये एक होल इकोनॉमिक्स के ऊपर हो गया। आप इसमें इंडिविजुअल स्टडी नहीं करते किसी एक फैक्टर को लेके, आप इसमें होल इकोनॉमिक्स के बिहेवियर को लेके स्टडी करते हो। इट एनालाइज द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो आप इसमें एनालाइज करते हो ओवरऑल परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चर इकोनॉमी की, ना कि सिर्फ एक सिंपल इंडिविजुअल यूनिट को। तो जैसे कि आपने 11th और 12th में ये सब्जेक्ट्स पढ़ा होगा, इकोनॉमिक, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो इंटायर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक स्मॉल हो गई, यानी कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर और फर्म की स्टडी करते हो आप इसमें। तो हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो फर्स्ट इज में इट कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो, यानी गवर्नमेंट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिसर्च से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट जैसी चीज़ों को जो है मेंटेन कंट्रोल कर सकती है, और जो प्राइस स्टेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की उसको भी कंट्रोल कर सकती है। इट प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक को ग्रोथ को प्रमोट करता है और साथ में डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इट गाइड्स फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। जो गवर्नमेंट्स की फिजिकल पॉलिसी और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी ये हेल्पफुल करता है मेजर और कंट्रोल करने में। इट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अगर गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगी तो एक तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे क्या स्टडी मिलेगा कि इंडिया के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो है कितने नंबर में कितनी चांसेस हैं, कितना आपका एक रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उससे मेजर करके जो है गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो चांसेस है उसे कम करने के स्टडी और मेजर ढूंढेगी, सर्च करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है एनालिसिस बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस साइकिल जो होती है, जो हम आगे इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, तो बिजनेस साइकिल जैसे पीरियड और जो उनमें फेसेस आते हैं उनको भी एनालाइज करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। हेल्प इन डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम। इससे जो गवर्नमेंट है और इससे आप नेशनल इनकम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, जिससे कि आपने 11th-12th में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा होगा। तो इस फैक्टर से आपने इसमें कंजम्पशंस हैं और इन्वेस्टमेंट का पर्पस देखा होगा, तो उसके ज़रिए भी जो है आप जो है नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं। एनालाइज बिजनेस साइकिल, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस साइकिल को एनालाइज करने में भी हेल्प करती है। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर द लार्ज स्केल इंडिकेटर दैट शो द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल लार्ज स्केल पे एक इंडिकेटर होता है जो इकोनॉमिक की ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है, शो करता है। तो आपके पास दो तरह के मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल है। पहला है आपका स्टॉक वेरिएबल एंड सेकंड इज़ फ्लो वेरिएबल। तो मैंने इसको आपके लिए डिफरेंस बिटवीन के टाइप में शो टेबल के फॉर्म में इसे करा है, कि आप इसे अगर एग्ज़ाम्स में इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आता है तो आप इसे अटैम्प्ट कर सको।
तो स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? तो मेजर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली जो स्टॉक वेरिएबल होता है, आप एक स्पेसिफिक टाइम पे ही इसे मेजर करते हो, बट इन फ्लो वेरिएबल आप एक पर्टिकुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक किसी टाइम पीरियड के बाद जो है इसे मेजर करते हो। तो इसका टाइम डायमेंशन के बेसिस पे देखा जाए तो स्टॉक वेरिएबल में आप कोई टाइम पीरियड नहीं होता है आपका। जब कोई ऐसा नॉर्मल कोई केस होता है तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पर जो है मेजर करते हो उस चीज़ के लिए, तो इसलिए नो टाइम पीरियड है इसका। बट फ्लो वेरिएबल में आपके पास ऑलवेज हैज़ अ टाइम पीरियड कि आप पर मंथ चेक करते हो, पर ईयर चेक करते हो, तो इसमें आपको टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट है आपका नेचर क्या है? तो नेचर इसका स्टैटिक शो द क्वांटिटी एट अ मोमेंट। जो आपका स्टॉक है वो स्टैटिक है, ये आपकी क्वांटिटी शो करता है हर टाइम। और जो डायनेमिक है ये चेंज होता रहता है एज अ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि वेल्थ होगी, आप वेल्थ हर ईयर कैलकुलेट नहीं, आपने सोचा 2025 में कितनी वेल्थ थी एज़ कम्पेयर टू 2024, ठीक है। कैपिटल कितनी है, मनी सप्लाई, तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है तभी कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। बट इन आपका फ्लो में इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, ये हर मंथ पर मंथ और आपके कहते हैं पर ईयर जो है कैलकुलेट मेजर किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंसी। तो स्टॉक कैन एग्जिस्ट विदाउट फ्लो। तो डिपेंडेंसी क्या है कि जो स्टॉक है वो एग्जिस्ट करता है अगर फ्लो नहीं भी होता है तो, बट फ्लो कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट स्टॉक। अब फ्लो जो है वो एग्जिस्ट नहीं होता है अगर स्टॉक नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट। तो ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये किसी पर्टिकुलर डेट पर होती है आपकी मेजरमेंट, और जैसे मैंने बताया तो ये मंथ और ईयर के बेसिस पर होती है मेजरमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। सो इसका मतलब है इट रेफर्स टू व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी एट द लेवल ऑफ द होल इकोनॉमी। तो सब्जेक्ट मैटर का यहाँ टॉपिक का मतलब ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है वो पूरे इकोनॉमी में, ठीक है। It focused on aggregate variables such as national income, total employment, general price level, economic growth. In simple terms, it refers to the main topic or areas that macroeconomic studies. तो सब्जेक्ट मैटर का मतलब यही है इस पूरे पैराग्राफ में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ पर फोकस करती है, मेन टॉपिक क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कौन सा वो एरिया है जो स्टडी करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये एरिया हैं जैसे कि नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ और एग्जेक्ट्रा, ठीक है। तो इसके देखते हैं मेन कंपोनेंट्स क्या हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो जैसे मैंने बताया कि नेशनल इनकम एंड आउटपुट। तो इट शोज हाउ नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इज मेजर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज्ड इन द इकोनॉमी, एंड also explain how income is generated through production and how it flow between household, firms and government। तो मैंने जैसे बताया कि नेशनल इनकम और आउटपुट जैसे चीज़ों को स्टडी करती है। तो इससे क्या पता चलता है कि नेशनल इनकम कितनी है हमारी इंडिया की, इकोनॉमी की कितनी है, उसे किस तरह मेजर करना है इकोनॉमी के अंदर, और ये साथ में ये भी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह इनकम जो है वो जनरेट होती है कि प्रोडक्शन से, और किस तरह फ्लो में जाती है कि हाउस होल्ड जो है वो क्या पेमेंट्स करते हैं, फर्म्स और गवर्नमेंट्स किस तरह जो है इनकम्स को यूटिलाइज करती है, इनकम को जनरेट करने में हेल्प करती है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ये साथ में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को भी स्टडी करती है। तो इट एग्जामिन द टोटल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड इन द इकोनॉमी एंड रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिसीज दैट हेल्प अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये साथ में ये भी एग्जामिन करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स कि टोटल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी है इकोनॉमी के अंदर, क्या रीज़न रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, और किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ओकेजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इस टाइप्स के किस तरह का रीज़न है, और पॉलिसीज़ किस तरह की गवर्नमेंट बनाए कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट जैसे चीज़ें जो हैं उसे अचीव कर पाए। नेक्स्ट है आपका जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तो इट एनालिसिस हाउ द ओवरऑल प्राइस लेवल चेंजेस इन द इकोनॉमी एंड ऑल्सो स्टडी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड देयर कॉज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर। तो साथ में जैसे मैंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट है कि जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन भी स्टडी करती है। तो इसके अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये एनालाइज करती है कि ओवरऑल प्राइस लेवल कितना चेंज हुआ है इकोनॉमी के अंदर और किस बेसिस पे हुआ है, कि इन्फ्लेशन हो रहा है यानी कि जो प्राइस है प्रोडक्ट के वो
राइज होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे हैं, या डिफ्लेशन हो रहा है कि प्राइसों की जो प्रोडक्ट की कीमत है उनमें गिरावट आ रही है। तो इन चीज़ों का जो मेजरमेंट है आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ के ज़रिए कर सकते हैं, और इसके क्या कॉजेज़ हैं, इफ़ेक्ट्स है, और क्या मेजर है, कंट्रोल है प्राइस लेवल को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबिलिटी करने के लिए, वो इसके अंदर स्टडी में मेजरमेंट कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है इसका फिजिकल पॉलिसी इन गवर्नमेंट फाइनेंस. It analyze how the government uses taxation and expenditure to influence the economy. It study budget, deficit, public debt and government role in stabilizing the economy. तो फिजिकल पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी फाइनेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि ये किस तरह जो गवर्नमेंट है अपना टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर के ज़रिए इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है उनकी प्राइस लेवल में, और साथ में ये भी स्टडी करते हैं कि किस तरह जो बजट डेफिसिट्स है और पब्लिक डेट और गवर्नमेंट का क्या रोल है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, वो चीज़ें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसे हम BOP कहते हैं। तो इट एग्जामिन अ कंट्री ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट, एक्सचेंज रेट। इट स्टडी प्रॉब्लम्स लाइक ट्रेड डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज एंड देयर सॉल्यूशन। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप ये भी एग्जामिन करते हो कि कंट्री का ट्रेड जो है वो विद इन कंट्री, विद इन अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फॉरेन्स में किस तरह जो है इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या एक्सचेंज रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ये सभी चीज़ें जो है हम मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि लार्ज स्केल पे जैसे मैंने बताया कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होल इकोनॉमी को लेते हो, ना कि एक इंडिविजुअल चीज़ को। तो यहाँ पे जैसे ही होल इकोनॉमी को लिया तो आप पूरे इकोनॉमी को देखते हैं, एनालाइज कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट्स की क्या प्रॉब्लम है, फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो रही है तो वो क्यों, किस रीज़न से, क्या मेजर है इसे, और सॉल्यूशंस क्या है, इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़. Macroeconomics इकोनॉमिक्स policies are the tools and actions used by the government and central bank to control and regulate the overall economic performance of a country. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी का मतलब है कि ऐसा टूल और एक्शन जो यूज़ करती है गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस को कंट्री के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या है। आई रिपीट कि ये ऐसे टूल्स हैं और एक्शन है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है, सेंट्रल बैंक यूज़ करती है इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, दिस पॉलिसीज़ हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट ग्रोथ। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं वो हेल्प करती है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड इज़ रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में हेल्प करती है एंड प्रमोट करती है ग्रोथ को। तो अब आप एग्जाम्स में इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो आप जो है इसे ईजिली लिख सकते हैं, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने व्यू पॉइंट से। तो मेजरली जो इसके अंदर पॉलिसीज़ है वो 3 तरह की पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट यूज़ करती है। पहला है फिजिकल पॉलिसी, सेकंड इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड थर्ड इज़ ट्रेड पॉलिसी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है, ये बात ध्यान रखना है। मैंने इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट नोट्स की तरह आपके लिए दिया कि आप इसे अपने पॉइंट्स में भी इलैबोरेट कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली हिंट और आपको एक मेजर जो इसमें क्रक्स है वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी क्या है, इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट जो है किस तरह अपनी स्पेंडिंग और टैक्सेशन से इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी प्राइस लेवल में और मनी सप्लाई में किस तरह इन्फ्लुएंस करती है, वो फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है। तो मेजरली जो है फिजिकल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट इंक्रीज और डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर टू मैनेज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मेजरली जो गवर्नमेंट है अपनी एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है कि वो किस टाइम पर जो है अपनी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे और डिक्रीज करे टू कंट्रोल द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो चेंजेस टैक्स रेट टू इन्फ्लुएंस पीपल इनकम एंड स्पेंडिंग। ये अपने एक्सपेंडिचर्स को इसलिए भी कहते हैं मैनेज करती है कि टैक्स रेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और पीपल किस तरह जो है उनकी पीपल की इनकम और जो स्पेंडिंग है उन चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सके गवर्नमेंट, इसलिए भी जो है फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है। नेक्स्ट है यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट तभी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगी और कहते हैं अपने
टैक्सेशन पॉलिसीज़ को तभी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगी कि जब उन्हें लगे कि इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है इकोनॉमी में, या इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ जो है इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह वर्क करती है ये भी देखते हैं। इफ़ इकोनॉमी स्लो डाउन, अगर जब इकोनॉमी जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, यानी कि डाउन जा रही है मतलब कि हर चीज़ में गिरावट आए, तो गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो स्पेंडिंग है उसे इंक्रीज़ करेगी। क्यों करेगी, इससे क्या होगा, रिड्यूस टैक्सेस। गवर्नमेंट किस तरह अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ करेगी, रिड्यूस टैक्सेस कर देगी, टैक्सेस को कम कर देगी, जिससे क्या होगा, डिमांड ज़्यादा हो जाए, यानी कि इकोनॉमी में जो मनी है वो दोबारा आने लगेगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ पे स्पेंड ज़्यादा करेगी तो इससे क्या होगा, रिड्यूस टैक्सेस हो गए और बूस्ट डिमांड होगा। नेक्स्ट है, इफ़ इन्फ्लेशन राइज, अगर महंगाई ज़्यादा है, आप खुद एक बार अज्यूम कीजिए कि अगर इकोनॉमी में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक से पैसा क्या करेगी, बताइए आप एक बार सोच के। यानी कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग क्या कर देगी, कम कर देगी। इंक्रीज टैक्सेस, वो टैक्सेस लगा देंगी, जिससे क्या होगी, डिमांड ऑलरेडी फिर कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जब इन्फ्लेशन जैसे चांसेस होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है, और जिससे क्या हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट आपकी पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जो है वो कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी को। तो इट रेफर्स टू द कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए जो आरबीआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट्स जो है इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशन होती है उन चीज़ों को कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई चेंज इंटरेस्ट रेट टू इन्फ्लुएंस बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो आरबीआई जो है, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप नोटिफिकेशंस आते हैं कि आरबीआई ने आज रेपो रेट इतना करा, आपकी सेविंग्स पे जो करंट सेविंग्स अकाउंट थे उनमें रेट्स के फ्लक्चुएशंस किए। तो ये क्या है, इससे क्या कर रही है आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे आपके जो बोरोइंग्स है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, कंट्रोल मनी सप्लाई थ्रू टूल्स लाइक सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो जो आरबीआई है वो किस तरह मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, ये कुछ टूल्स है जो आरबीआई यूज़ करती है, जैसे सीआरआर, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आपने इन चीज़ों के टूल्स के बारे में आई होप आपने पढ़ा होगा कि जो बैंक्स कुछ आरबीआई जो है टूल्स यूज़ करती है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग करती है आरबीआई अपने प्रोडक्ट, अपने जो उनके पास प्रोडक्ट रहते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो अब ये वर्क कैसे करती है ये देखते हैं। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ हाई, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हाई है यानी महंगाई जो है वो ज़्यादा है, तो आरबीआई करती क्या है, अपनी इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर देगी। तो इससे क्या होगा, आप लेट्स खुद सपोज कीजिए अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है बोरोइंग्स पे, तो आप क्या करेंगे, अपनी बोरोइंग्स को कम कर देंगे, आप उधार कम लेंगे। तो जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी, मनी फिर इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफ़ इकोनॉमी इज़ स्लो, अगर इकोनॉमी जो है वो स्लो है, कम है एकदम, तब क्या होगा, तो आरबीआई फिर क्या कर देगी, अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसे कम कर देगी। तो अगर जब आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया तो क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। ठीक है, तो बोरोइंग्स इंक्रीज होएगी, जिससे क्या होगा, आपका जो मनी आपका इकोनॉमी में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग ज़्यादा होने लगेगी। ठीक है, यानी कि जब लोगों के पास पैसे नहीं थे तब इकोनॉमी में क्या हुआ, जब लोगों के पास पैसे नहीं थे तो आरबीआई ने अपने रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिससे कि इकोनॉमी में पैसे वापस आए। ठीक है, मनी सप्लाई के थ्रू। नेक्स्ट और लास्ट इसका पॉलिसी है ट्रेड का, ट्रेड और कमर्शियल पॉलिसी, जिसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। तो ट्रेड पॉलिसी इंक्लूड्स रूल्स गवर्निंग अ कंट्री इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। तो बेसिकली ट्रेड पॉलिसी से आप समझ आ रहे हो कि इसमें गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रूल्स हैं उसको गवर्न करती है, एक कंट्री में क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होने चाहिए रूल्स उन चीज़ों को। तो पहले है गवर्नमेंट यूजेस टैरिफ। ठीक है, गवर्नमेंट जो है टैरिफ जैसी ये चीज़ें यूज़ करती है, जैसे इंपोर्ट लगाती है टैक्सेस पर, कोटाज, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड रिस्ट्रिक्शंस जैसी चीज़ों को यूज़ करके। इट हेल्प प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, प्रमोट्स एक्सपोर्ट एंड मैनेज फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या करती है कि डोमेस्टिक की जो इंडस्ट्रीज़ है, अपनी खुद की इकोनॉमी की जो इंडस्ट्री है उन्हें प्रोटेक्ट करती है, और साथ में प्रमोट करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, जिससे हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे मैनेज कर सके। तो अब ये किस तरह वर्क करती हैं ट्रेड पॉलिसी, आइए ये देखते हैं। टू प्रमोट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट गिव सब्सिडी एट लोअर एक्सपोर्ट ड्यूटीज। गवर्नमेंट
एक्सपोर्ट को किस तरह प्रमोट करती है कि वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो है उसे कम कर देती है। और किस तरह जो है इम्पोर्ट्स को, कि हम बाहर से ज़्यादा सामान ना मंगवाएं, उस चीज़ को किस तरह कम करती है कि गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर देती है अपनी इम्पोर्ट टैक्सेस को, कि अगर कोई भी चीज़ें हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं इकॉनमी के अंदर तो उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगा देती है, ठीक है, एंड कोटाज। तो ये था आपका पॉलिसीज़। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प बिजनेस डिसीजन, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से बिजनेस के डिसीजन पर किस तरह इन्फ्लुएंस होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह उनके डिसीजन में हेल्प करती है। तो पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो एक बिजनेस में लिया जाता है, तो अब उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह अपना रोल प्ले करती है। तो डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ। तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा इंटरेस्ट रेट जो है और इन्फ्लेशन जो है और जीडीपी ग्रोथ, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट ये इन्फ्लुएंस किसे कर रही है, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इस तरह जो है आप कह सकते हो कि बिजनेस डिसीजंस पे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है अपना रोल प्ले करती है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो उस हिसाब से जो है एक बिजनेस जो है अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगी कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए इकोनॉमी में, पैसे मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए किसी चीज़ में या नहीं करना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे इफेक्ट पड़ता है, और जीडीपी का अगर ग्रोथ है उस चीज़ों से। नेक्स्ट है प्राइसिंग डिसीजन, एक बिजनेस को किस तरह का प्राइस अपने प्रोडक्ट का रखना चाहिए उस चीज़ों को भी इन्फ्लुएंस करती है, अगर जैसे माइक्रो इन्फ्लेशन रेट्स को जो है इन्फ्लुएंस करा जाता है तो। नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिसीजन, एक बिजनेस में प्रोडक्शन का जो डिसीजन है वो किस तरह लेगी बिजनेस, अगर मैक्रो लेवल पर अगर वो आउटपुट डिमांड को चेक करती है तो उसके ज़रिए उन्हें पता चलता है कि उनकी प्रोडक्शन की कैसे डिसीजन वो ले सकते हैं, कि किस तरह का डिसीजन उनके लिए बिजनेस के लिए सुटेबल है। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो किस तरह की है, कि उन्हें किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए, कि इस टाइम पर उन्हें मनी को फ्यूचर के लिए किस पर्पज़ से यूज़ करना चाहिए, वो चीज़ें जो डिसीजन है वो आपकी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी रोल प्ले करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट है मार्केट एक्सपेंशन, क्योंकि उन्हें इस टाइम पर जो है एक बिजनेस को मार्केट को एक्सपेंड करना चाहिए, वो किस तरह पता लगाएंगे कि इकोनॉमी में यानी इनका नेशनल लेवल पर जो है इनकम लेवल क्या है और जो इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी है वो किस तरह की है, तो उससे जो है एक बिजनेस आइडिया लगा सकते हैं कि उनको मार्केट को एक्सपेंड इस टाइम पर करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में नीड है एम्प्लॉयमेंट की, तो वो किस तरह देखे कि इस टाइम पर जो है उन्हें एम्प्लॉयज़ मिलेंगे कि नहीं, तो वो हायरिंग डिसीजन भी उनको इफेक्ट करती है, जिससे अगर वो इकोनॉमी की कंडीशन को रिसर्च करेंगे माइक्रो लेवल पर तो इससे वो क्या करती हैं अपने एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग्स को देखती है। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक है ये वाला भी, कि सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। आई होप आपने अपने 12th में 2 सेक्टर मॉडल्स पढ़ा होगा, जिसे मैं नॉर्मल ब्रीफ करती हूँ आपके लिए। यस, आपने 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा होगा, जिसमें आपने हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे 3 सेक्टर इकोनॉमी है, तो इसमें आप बस एक थोड़ा सा गवर्नमेंट ऐड होंगी इसमें, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड फर्म्स एंड द गवर्नमेंट। तो इसमें 3 लोग आते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड थर्ड इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे आपको पता है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट एक्ट एज बोथ कंज्यूमर एंड अ फर्म, ये कंज्यूमर की तरह भी एक एक्ट करती है और फर्म की तरह भी एक्ट करती है, वो हम आगे देखेंगे किस तरह एक्ट करती है। एज अ कंज्यूमर इट स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एज अ कंज्यूमर अगर देखा जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो है वो स्पेंड करती है पैसे, ठीक है। जो फर्म जो होती है जो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसे कंज्यूम करने में एज अ कंज्यूमर। एज अ प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी। एज अ प्रोड्यूसर वो किस तरह वर्क करती है कि वो इकोनॉमी के लिए क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब इसमें किस तरह का रोल है ये देखते हैं। इन एडिशन टू गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट को ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है, बिटवीन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। अब आप देखिए कि आपके पास सिर्फ हाउस होल्ड है, ठीक है, और एक तरफ गवर्नमेंट है सिर्फ। तो मनी फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ, अब आप देखिए कि किस तरह जो मनी फ्लो है वो आपका, कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह हाउस होल्ड को पैसे यानी मनी फ्लो करती है, किस तरफ, गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड को दे रही है, ठीक है। अब वो किस तरह, दो तरह से दे रही है। पहला तो है ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे कि स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट देती है किसको, हाउस होल्ड्स को।
और फैक्टर पेमेंट्स क्या होगी, जैसे कि रेंट देती है, वेजेस दे रही हैं, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है। अगर हाउस होल्ड जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसके बदले में क्या देगी, उन्हें रेंट देंगी, वेजेस देगी, इंटरेस्ट देंगी एंड प्रॉफिट देगी। तो मनी फ्लोज बैक। अब ये सिनेरियो देखिए कि अब जो है पैसा कहाँ जा रहा है, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास जा रहा है। इस सिनेरियो में क्या था आपका, ऊपर वाले सिनेरियो में कि आप जो थे, गवर्नमेंट जो थी वो हाउस होल्ड को दे रही थी, मनी फ्लो हो रहा था। बट अब दूसरे सिनेरियो में, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट हाउस होल्ड जो है वो किस तरह गवर्नमेंट को देती है पैसे, ठीक है। तो मनी फ्लो बैक टू द गवर्नमेंट इन द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स। तो हाउस होल्ड किस तरह देती है, वो अपने टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स हो गए, इंटरेस्ट टैक्स हो गए, ये प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को। ये था मनी फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट के बीच में। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका बिटवीन फर्म्स एंड गवर्नमेंट। अब इसमें फर्म आ गई और गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। मनी फ्लो फ्रॉम फर्म इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब फर्म जो है वो क्या मनी फ्लो करती है गवर्नमेंट को, तो वो टैक्सेस प्रो देती है गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए वो देती है। मनी फ्लो टू द फर्म फ्रॉम गवर्नमेंट व्हेन द लेटर ग्रांट सब्सिडीज एंड मेक्स पेमेंट टू द फार्मर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड। और गवर्नमेंट किस तरह फर्म को देती है मनी फ्लो, तो अगर लेट सपोज अगर गवर्नमेंट ने कुछ पेमेंट परचेज किया गुड्स और सर्विसेज फर्म से, तो उसकी पेमेंट हो गई, या सब्सिडीज प्रोवाइड की फर्म को। तो ये था मनी फ्लो बिटवीन फर्म्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये डायग्राम है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, मैं इसे जूम करके, या ठीक है, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट मैंने इंक्लूड किया है कि सेविंग्स जो है बोरोइंग्स का चार्ट्स के लिए कि आप इसे डाल सकते हैं इसके अंदर। तो हमारा बेसिकली मेन फोकस है हाउस होल्ड पे, फर्म पर और गवर्नमेंट पर, कि किस तरह जो है गवर्नमेंट और हाउस होल्ड और फर्म्स जो है अपने चीज़ों को देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, टैक्स पेमेंट करती है गवर्नमेंट को, और फर्म भी है वो भी टैक्स देती है गवर्नमेंट को। तो उसके बदले गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हें ट्रांसफ़र पेमेंट देती है। यानी ट्रांसफ़र पेमेंट यानी जैसे कि आपको मैंने बताया कि वो सब्सिडीज़, स्कॉलरशिप्स हो गई, हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करती हैं। और जैसे कि गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, फर्म्स को सब्सिडीज़ देती है। और साथ में गवर्नमेंट फैक्टर पेमेंट्स भी करती है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स भी करती है और उसके बदले पेमेंट्स गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट भी गवर्नमेंट करती है। तो ये आपने नीचे वाला चार्ट तो आपने टू सेक्टर मॉडल्स में पढ़ा होगा कि हाउस होल्ड जो है फर्म्स को क्या देती है और फर्म जो है फैक्टर पेमेंट्स करती है। हाउस होल्ड जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कि वो क्या प्रोवाइड करती है, उन्हें लेबर, कैपिट, लैंड, ये प्रोवाइड करती है फर्म्स को। और फर्म्स क्या करते हैं उसके बदले हाउस होल्ड्स को क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, रेंट देते हैं, ठीक है। तो ये आपने टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी, कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और जीडीपी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद किस तरह प्रोडक्शन जो हुई है, इंक्रीज हुई है, गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है इकोनॉमी में, उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, जब इंक्रीज होती है तब। इसके फीचर क्या है, इंक्रीज इन रियल आउटपुट, जो आपका रियल आउटपुट है उसमें इंक्रीज हुआ आपका। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये। साथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस है कि इसमें आपके क्वांटिटी में चेंज आता है कि आप पहले 1 ईयर में आपका सिर्फ 100 टन जो था प्रोडक्शन होती थी, बट लेकिन अब 200 टन्स हो रही है इकोनॉमी में प्रोडक्शन। तो इंक्रीज़ हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो ये क्वांटिटी में आपने मेजर किया। मेजर्ड बाय रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, ये आप रियल जीडीपी की ग्रोथ से मेजर करते हैं। लास्ट इज रिजल्ट इन बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, ये आपका शो करता है कि आपका जो इकोनॉमी का स्टैंडर्ड है वो बेटर है लिविंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब जीडीपी क्या होता है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मेजरली डेफिनेशन देखते हैं पहले। जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री बाउंड्रीज इन एन ईयर। तो बेसिकली एक साल में तो पूरे मार्केट में आप कितना फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर देते हो अपने बाउंड्री, कंट्री के बाउंड्री के अंदर अंदर, उससे हम कहते हैं जीडीपी, ठीक। ईयर प्राइस एंड अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, जब जीडीपी जो है आपके करंट ईयर पे प्राइस लेवल पर मेजर की जाती है तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, जो कि इन्फ्लेशन से इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है आपका रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो मेजर किया जाता है आपका कांस्टेंट और बेस जो
ईयर प्राइस होता है उसके बेस्ड पर आपको एक ईयर का बेस प्राइस ले लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आप मेजर करते हो, तो उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं, जो कि एडजस्टेड किया जाता है इन्फ्लेशन के ज़रिए। कई बार होता है कि इसे इन्फ्लेशन के प्राइस लेवल के साथ एडजस्ट करा जाता है रियल जीडीपी को। इट शो एक्चुअल ग्रोथ इन आउटपुट, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअल ग्रोथ जो है आउटपुट शो करती है। नेक्स्ट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जब जीडीपी मार्केट प्राइस के ज़रिए देखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इसके जब जीडीपी जब मार्केट प्राइस पे मेजर किया जाता है तो बेसिकली उसमें किस तरह कैलकुलेट करते हो, उसमें आप जीडीपी के फैक्टर कॉस्ट देखते। फैक्टर कॉस्ट जैसे आपको बताया है, आपका लेबर जो आपको क्या वेजेस प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया। वो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आप पे करते हैं, इसमें बस आप माइनस कर देंगे सब्सिडीज़, तो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला था कैलकुलेट करने के लिए। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है इट मेजर इनकम अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ज़रिए इनकम अर्न की है, इसके अंदर बस एक्सक्लूडेड आप क्या कर देते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का, इसमें जीडीपी आप मार्केट प्राइस लेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस, और प्लस कर देंगे आप सब्सिडीज़ को इसके अंदर। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या है बिटवीन जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का इसके अंदर आपको समझाने का। तो व्हेन जीडीपी इंक्रीज, जब जीडीपी इंक्रीज होगी तो यानी कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। व्हेन जीडीपी डिक्रीज, जब जीडीपी कम हो रही है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो रही है, रिसेशन हो रहा है। जीडीपी इज न्यूमेरिकल, जीडीपी जो है आप न्यूमेरिकल के बेस पे मेजर करते हो, पर ग्रोथ जो है आपकी हमेशा परसेंटेज चेंज आते हैं जीडीपी ओवर टाइम। ठीक है, इस तरह मेजर किया जाता है। आगे के फर्दर टॉपिक्स जो हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।